अगर एक दिन आप उठे और आपकी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपको याद ही ना हो और आपको लगे कि सब बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि असल में किसी ने आपकी यादें चुरा ली हों, लेकिन अगर यादें वापस आने लगे तो क्या होगा? क्या आप सच जान पाएंगे या वो सच आपको ही बर्बाद कर देगा? साइलो सीजन 3 एपिसोड 2 हमें इसी खतरनाक गेम के और करीब ले जाता है। इस एपिसोड में सिर्फ जूलियट ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है। डैनियल एक बार फिर शार्लेट से मिलने आता है। उसे उम्मीद है कि शायद आज शार्लेट को कुछ याद आ जाए। वो उसे पुरानी बातें याद दिलाता है, उन्होंने बीच पर जो वक्त गुजारा, पुरानी कॉन्वर्सेशन और वो सब कुछ जो सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। एक पल के लिए लगता है कि शायद शार्लेट ने डैनियल को पहचान लिया, लेकिन अगले ही सेकंड वो उसे किसी और नाम से बुलाती है। डैनियल के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ पुरानी यादों की नहीं है, बल्कि शार्लेट की प्रेजेंट यादें भी जा रही हैं। यानी उसका दिमाग धीरे धीरे हर चीज खो रहा है। ये देखकर डैनियल अंदर से हिल जाता है। वो सीधा विक्टर के पास पहुंचता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, शार्लेट के साथ हो क्या रहा है? विक्टर शांत रहता है, उसके लिए ये सब एक्सपेक्टेड था। वो डैनियल को समझाता है कि शार्लेट की यादें नेचुरली गायब नहीं हुई, ये एक कंट्रोल प्रोसेस है। उसके हिसाब से शार्लेट ने अपने मिशन के दौरान इतना भयानक एक्सपीरियंस किया कि अगर सब कुछ एक साथ याद आ गया तो उसका दिमाग उस ट्रॉमा को हैंडल नहीं कर पाएगा। विक्टर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता है। वो कहता है, सोचो एक पुराना कैसल है, कैसल के अंदर बहुत कीमती चीजें रखी हैं, उन्हें कोई चुरा न सके, इसलिए उसके बाहर खाई और सीढ़ी बना दी गई। उसके मुताबिक शार्लेट की यादें भी उसी कैसल के अंदर बंद हैं, डिलीट नहीं हुई, बस अभी के लिए लॉक कर दी गई हैं। जब वो मेंटली स्ट्रांग होगी तब धीरे धीरे उन तक पहुंचने का रास्ता खोला जाएगा। सुनने में ये काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन डैनियल के दिमाग में एक और सवाल उठता है, अगर उस ताले की चाबी किसी गलत इंसान के हाथों में हो तो? अगर विक्टर ही डिसाइड करेगा कि शार्लेट को क्या याद रखना है और क्या नहीं, तो इसका मतलब उसकी पूरी पहचान किसी और के कंट्रोल में है। और ये बात डैनियल को सबसे ज्यादा डरा देती है। यहाँ राइटर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठाते हैं, अगर किसी इंसान की उसकी सबसे तकलीफ देने वाली यादें भुला दी जाएं, तो क्या उसकी हेल्प हो रही है या फिर उसे उसकी असली पहचान से ही अलग कर दिया जा रहा है? क्योंकि हमारी पहचान सिर्फ अच्छी यादों से नहीं बनती, हमारी गलतियाँ, हमारे दुख, हमारे फैसले, ये सब मिलकर हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं। और अगर कोई अथॉरिटी ये डिसाइड करने लगे कि हमें क्या याद रखना चाहिए और क्या भूल जाना चाहिए, तो फिर आज़ादी का मतलब ही क्या रह जाता है? यही थीम पूरे एपिसोड में बार बार सामने आती है और धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि जूलियट के साथ भी शायद बिल्कुल यही हो रहा है। विक्टर से बात करने के बाद भी डैनियल का दिमाग शांत नहीं होता। एक तरफ उसके सामने एक साइंटिस्ट है जो कह रहा है कि वो शार्लेट की जान बचा रहा है, और दूसरी तरफ उसका अपना दिल कह रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। इसी कंफ्यूजन के साथ डैनियल एक कॉफी शॉप में एना से मिलता है। एना भी विक्टर की टीम का हिस्सा रह चुकी है, इसलिए डैनियल को लगता है कि शायद उसके पास कुछ जवाब हों। लेकिन ये मीटिंग नॉर्मल नहीं रहने वाली, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहाँ एक और इंसान आ जाती है, हेलेन। हेलेन की सोच बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। वो सीधा डैनियल से पूछती है, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब सिर्फ PTSD का ट्रीटमेंट है? डैनियल हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। हेलेन आगे कहती है, हर बार जब गवर्नमेंट कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है, उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन दिया जाता है, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक सेफ्टी, मेंटल हेल्थ। लेकिन हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, पावर मिलने के बाद कोई भी सिस्टम उसका मिसयूज कर सकता है। एना फौरन हेलेन की बात काट देती है। उसके हिसाब से विक्टर कोई विलन नहीं है, उसने अपनी फैमिली खो दी, उसने सोल्जर्स को मेंटली टूटते देखा और इसी वजह से उसने मेमोरी थेरेपी डेवलप की। उसका मकसद लोगों को दर्द से बचाना था। ये बात बिल्कुल गलत भी नहीं लगती, लेकिन हेलेन एक और सवाल पूछती है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो फिर उसका कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही क्यों है? कॉफी टेबल पर अचानक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। डिस्कशन खत्म होने के बाद हेलेन वहाँ से निकल जाती है। जाते जाते वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल नोटिस कर लेती है। डैनियल की बातों से उसे पता चल जाता है कि शार्लेट कहाँ एडमिट है। डैनियल को उस वक्त ये बात समझ नहीं आती, लेकिन एना फौरन रियलाइज कर लेती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो डैनियल से कहती है, तुमने उसे लोकेशन बता दी।
डैनियल फौरन खड़ा हो जाता है, उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि हेलेन अब सीधा शार्लेट तक पहुंचने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा हुआ तो विक्टर का पूरा ट्रीटमेंट खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ हेलेन बिना वक्त गवाए रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंच जाती है। रिसेप्शन पर वो अपनी असली पहचान नहीं बताती बल्कि एक कहानी बनाती है। वो स्टाफ को कन्विंस कर लेती है कि उसे डैनियल ने ही भेजा है। हॉस्पिटल का स्टाफ भी उसकी बात मान लेता है और कुछ ही मिनट बाद हेलेन शार्लेट के सामने होती है। शार्लेट उसे पहचान नहीं पाती। उसके चेहरे पर वही कंफ्यूजन है जो डैनियल के सामने भी थी। लेकिन हेलेन का मकसद सिर्फ मिलना नहीं है, उसका असली प्लान अब शुरू होने वाला है। हेलेन शार्लेट को व्हीलचेयर पर बैठाकर हॉस्पिटल के गार्डन में ले जाती है। यहाँ आसपास कोई नहीं है। अब वो धीरे धीरे उन टॉपिक्स की बात छेड़ती है जिन्हें विक्टर ने शार्लेट के दिमाग में दबा दिया है। ईरान मिशन, सीक्रेट मीटिंग्स, गवर्नमेंट फाइल्स और वो सवाल जिसका जवाब कभी किसी ने ऑफिशियली नहीं दिया। शुरू में शार्लेट बिल्कुल ब्लैंक रहती है, उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब कुछ बदलने लगता है। शार्लेट की आंखें एकदम से बदल जाती हैं, मानो उसके दिमाग में किसी कोने में दबा हुआ एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। उसे कुछ फ्लैशेस दिखने लगते हैं, एक गाड़ी, हेलेन के साथ हुई एक पुरानी मीटिंग। हेलेन समझ जाती है कि उसका अंदाजा सही था, यादें डिलीट नहीं हुई थी, बस दबा दी गई थी और अगर सही ट्रिगर मिल जाए तो वो वापस आ सकती हैं। बट इसी पल सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला जाता है। जैसे जैसे यादें वापस आती हैं, शार्लेट का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और फिर उसे सेवर पैनिक अटैक आ जाता है। उसके लिए रियलिटी और सप्रेस्ड मेमोरीज में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हालात देखते ही विक्टर को सब समझ आ जाता है, किसी ने शार्लेट की दबी हुई यादों को जबरदस्ती ट्रिगर कर दिया है। वो शांत रहकर ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिसिन की मदद से शार्लेट को स्टेबल करता है। लेकिन डैनियल का गुस्सा अब फट पड़ता है। वो सीधा हेलेन पर चिल्लाता है। हेलेन बिल्कुल नहीं डरती। उसके हिसाब से किसी इंसान की यादें उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, चाहे वो यादें जितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। किसी डॉक्टर, किसी साइंटिस्ट या किसी गवर्नमेंट को यह हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि एक इंसान को अपनी जिंदगी का कौन सा हिस्सा याद रखना चाहिए। ये सिर्फ शार्लेट की फाइट नहीं है, ये हर उस इंसान की फाइट है जिसे सिस्टम कन्वीनियंस के नाम पर कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ एपिसोड एक बहुत पावरफुल डिबेट क्रिएट करता है। विक्टर गलत भी नहीं लगता, उसने ट्रॉमा देखा है, वो जेन्युइनली लोगों को बचाना चाहता है। लेकिन हेलेन की बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती। हिस्ट्री में कई बार गवर्नमेंट ने पब्लिक सेफ्टी के नाम पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ले ली और बाद में उन्हीं पावर्स का मिसयूज हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या किसी इंसान को उसके दर्द से बचाने के लिए उसका सच छीन लेना सही है, या फिर दर्द के साथ जीना ही इंसान होने की असली कीमत है? और इसी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट का रिफ्लेक्शन हमें कुछ ही देर बाद जूलियट की कहानी में भी देखने को मिलता है। अब कहानी फ्लैशबैक से निकलकर वापस साइलो 18 में आ जाती है। यहाँ से एपिसोड का असली सस्पेंस शुरू होता है। जूलियट के पास अब भी वो छोटा सा सीक्रेट नोट है जो किसी अनजान ने उसके खाने के साथ भेजा था। उस नोट में सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखे थे, लेकिन उन वर्ड्स ने जूलियट के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसे लग रहा है इस नोट का कनेक्शन उसकी भूली हुई जिंदगी से है। अगर ये नोट किसी और के हाथ लग गया तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए वो डिसाइड करती है इस नोट को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही बेहतर होगा। जूलियट अपने रूम में नोट को जलाना शुरू ही करती है, बट उसी वक्त दरवाजा नॉक होता है। ये कमील है। जूलियट एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। वो फौरन पेपर को छुपाने की कोशिश करती है। रूम में धुआं फैल चुका है। कमील पूछती है, ये जलने की स्मेल कैसी है? एक पल के लिए लगता है कि जूलियट पकड़ी जाएगी, लेकिन वो फौरन बहाना बना देती है। कमील उसकी बात मान लेती है, कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगता है। लेकिन असल प्रॉब्लम कमील नहीं है, असल प्रॉब्लम है एल्गोरिथम। इस सीरीज में हम अक्सर बर्नार्ड, जुडिशियल और रेडर्स को विलन समझते आए हैं। धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि असली कंट्रोल किसी और के पास है, एक एआई एल्गोरिथम। ये एआई सिर्फ कैमरास नहीं देख रहा, ये लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, उनकी धड़कनें, उनके फैसले, सब कुछ। एल्गोरिथम कमील को इन्फॉर्म करता है, जूलियट ने झूठ बोला। उसने सिर्फ स्मोक डिटेक्ट नहीं किया, उसने जूलियट के बिहेवियर में आए हर छोटे बड़े बदलाव को एनालाइज कर लिया। एआई का कंक्लूजन क्लियर है, जूलियट वही मेमोरीज याद करने की कोशिश कर रही है जो सिस्टम चाहता है कि वो उसे भुला दे। एल्गोरिथम कमील से कहता है उसकी कंडीशनिंग परफेक्ट नहीं है,
ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब ये है जूलियट को सिर्फ मेडिसिन ही नहीं दी गई, उसके दिमाग को सिस्टमैटिकली एक नई रियलिटी बिलीव करना भी सिखाया गया। उसे बार बार बताया गया कि वो मेयर है, सब लोग उससे प्यार करते हैं, कभी कोई रिबेलियन हुई ही नहीं, कभी कोई साइलो 17 नहीं था, और बाहर की दुनिया के बारे में जो कुछ भी उसने देखा वो सब बस एक इल्यूजन था। लेकिन इंसान का दिमाग कंप्यूटर नहीं होता, कुछ इमोशंस, कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें पूरी तरह इरेज करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए जूलियट के अंदर वो फेक दुनिया धीरे धीरे टूटने लगी है। कमील एल्गोरिथम से पूछती है अब क्या करना चाहिए, तब एआई एक और शॉकिंग इन्फो देता है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोगों पर मेमोरी प्रोटोकॉल यूज किया जा चुका है। यानी जो प्रोसेस जूलियट के साथ चल रहा है वो एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक टेस्टेड सिस्टम है। एल्गोरिथम के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों के अंदर अपनी पुरानी पहचान भूल जाते हैं और नए वर्जन को ही अपनी असली जिंदगी मान लेते हैं। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिमाग ने फेक यादों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और फिर उनके साथ क्या हुआ? एल्गोरिथम का जवाब बहुत ठंडा था, दे वर रिमूव्ड। बस इतना ही, ना कोई इमोशन, ना कोई रिग्रेट, जैसे किसी कंप्यूटर ने फॉल्टी फाइल्स डिलीट कर दी हो। यही वो मूवमेंट है जहां हमें समझ आता है सिस्टम के लिए इंसान एक इंडिविजुअल नहीं, एक प्रोसेस है। जो काम करे वो रह सकता है, जो काम न करे उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। अब एआई जूलियट को सिर्फ एक पेशेंट के रूप में नहीं देख रहा, अब वो एक खतरा बन चुकी है। एल्गोरिथम ऑर्डर देता है, अगले 2 हफ्तों तक मेडिसिन कंटिन्यू रहेंगी, उसकी हर मूवमेंट मॉनिटर की जाएगी। यानी जूलियट को ऑफिशियली जेल में नहीं रखा गया, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी पूरी जिंदगी अब सर्वेलियंस के अंदर है। उसे लगता है कि वो फ्री है, लेकिन हर कदम रिकॉर्ड हो रहा है, हर फैसला जज किया जा रहा है और हर गलती का हिसाब रखा जा रहा है। यहाँ राइटर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिखाते हैं। विक्टर शार्लेट की यादें दबा रहा है, लेकिन उसका रीजन पर्सनल ट्रॉमा था। वही एल्गोरिथम भी यादें दबा रहा है, उसका रीजन है सोशल स्टेबिलिटी। एक इंडिविजुअल को बचाना चाहता है और दूसरा पूरे सिस्टम को। दोनों अलग मोटिव्स रखते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, इंसान के दिमाग पर कंट्रोल। और यहीं से एपिसोड का सबसे बड़ा थीम सामने आता है। जो हिस्ट्री को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को भी कंट्रोल करता है। अगर लोगों को अपना पास्ट ही याद नहीं होगा तो वो सिस्टम के खिलाफ कभी खड़े ही नहीं होंगे। और शायद इसीलिए मेमोरी इरेज करना साइलो का सबसे पावरफुल वेपन है। इसी बीच कहानी एक और नया ट्विस्ट लेती है। पॉल को इन्फो मिलती है कि ऑर्ला अचानक गायब हो गई। शुरू में ये एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस लगता है, पर जिस तरह एपिसोड उसकी डिसअपीयरेंस को दिखाता है उससे लगता है कि ऑर्ला का गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं। जहां एल्गोरिथम को शक हो चुका है, वहीं जूलियट को अभी तक ये अंदाजा भी नहीं कि उसकी हर छोटी से छोटी एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, मैं कौन हूँ और मुझे क्या याद नहीं आ रहा। उस नोट की कुछ लाइंस उसके दिमाग में बार बार फ्लैश हो रही हैं और वही उसे एक पुरानी जगह की तरफ ले जाती हैं, डीप डाउन। जूलियट काफी टाइम बाद डीप डाउन जाती है। वही वो जगह है जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बिताया था। यहीं उसने मशीन्स रिपेयर की, उसने दोस्त बनाए और यहीं उसने सिस्टम के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। लोग उसे इज्जत से देखते हैं। उस रिस्पेक्ट में एक अजीब सी दूरी भी है, जैसे सब उसे पहचानते हैं पर वो किसी को नहीं पहचान पा रही। ये सिचुएशन सिर्फ जूलियट के लिए नहीं बल्कि उसके पुराने दोस्तों के लिए भी उतनी ही पेनफुल है। जूलियट सबसे पहले शर्ली से मिलना चाहती है। उसके दिमाग में बार बार ये फीलिंग आ रही है कि शर्ली उसकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन शर्ली उससे मिलना ही नहीं चाहती। जूलियट हैरान रह जाती है, आखिर मैंने ऐसा किया क्या? सच तो ये है जूलियट ने कुछ भी नहीं किया। असल में शर्ली के लिए अपनी सबसे करीबी दोस्त को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल है। उसके सामने वही जूलियट खड़ी है, लेकिन उसके अंदर वो जूलियट है ही नहीं जिसे शर्ली जानती थी। कभी कभी यादें सिर्फ उन इंसानों को दुख नहीं देती जिन्हें वो याद होती हैं, बल्कि उन लोगों को भी जिन्हें उनके भूल जाने का दर्द सहना पड़ता है। शर्ली की जगह नॉक्स जूलियट से मिलने आता है। नॉक्स हमेशा से प्रैक्टिकल इंसान रहा है। वो इमोशंस में बहने की जगह हालात को समझने की कोशिश करता है। जूलियट जानना चाहती है कि सब उसके साथ इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। नॉक्स बताता है कमील ने सबको वार्निंग दी है, कोई भी उसे उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ न बताए। रीजन, डॉक्टर्स का मानना है कि एक साथ बहुत इन्फो मिलने से उसकी दिमागी हालत और खराब हो सकती है।
ये एक्सप्लेनेशन सुनने में रीजनेबल लगता है, पर हम जानते हैं कि असली वजह कुछ और है। बातचीत के दौरान नॉक्स एक और इम्पोर्टेंट नाम लेता है, लूकस। जूलियट को ये नाम सुना सुना लगता है, पर वो याद नहीं कर पाती कि लूकस है कौन। नॉक्स धीरे से बताता है, लूकस बर्नार्ड का शैडो था और बर्नार्ड से ज्यादा साइलो के सीक्रेट्स शायद ही कोई जानता हो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी के पास सिस्टम की असली इन्फो हो सकती है तो वो लूकस ही है। नॉक्स के बाद जूलियट फाइनली मार्था से मिलती है। मार्था को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा कंफर्ट नजर आता है, जैसे उसका दिल कह रहा हो, मैं इन्हें जानती हूँ। जूलियट सीधा पूछती है, क्या तुमने मुझे कोई नोट भेजा? मार्था का जवाब है, जो पुराना नोट था, हाँ, लेकिन जो नोट तुम्हें हाल ही में मिला वो मैंने नहीं भेजा। ये सुनते ही मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। अगर मार्था ने नोट नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? जूलियट एक्सपेक्ट करती है कि मार्था उसे सारी सच्चाई बता देगी, बट मार्था ऐसा नहीं करती। उसका मानना है अगर उसने सब कुछ बता दिया तो वो जूलियट की यादें नहीं होंगी, वो सिर्फ उसकी कहानी होगी। ये डायलॉग बहुत मायने रखता है। यादें सिर्फ इंफॉर्मेशन का नाम नहीं होती, मेमोरी एक एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस किसी दूसरे के वर्ड से क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मार्था जूलियट को एक चीज देती है, उसका पुराना मल्टी टूल। मार्था को उम्मीद है कि शायद इस टूल को लेते ही जूलियट के दिमाग में कुछ और यादें वापस आ जाएं। ये सीन पूरे एपिसोड का इमोशनल हार्ट है। मार्था चाहे तो जूलियट को एक ही मिनट में सारी कहानी सुना सकती थी, बर्नार्ड, क्लीनिंग, सब कुछ, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि राइटर्स यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फॉल्स मेमोरी कंटैमिनेशन। अगर कोई इंसान अपनी भूली हुई जिंदगी के बारे में दूसरों से सुनता है तो कई बार उसका दिमाग असली और सुनी हुई बातों को मिक्स कर लेता है। इसलिए मार्था चाहती है कि जूलियट खुद अपनी यादों को डिस्कवर करे, ना कि किसी और की बताई हुई कहानी पर यकीन करे, और इसी वजह से वो सिर्फ उसका मल्टी टूल उसके हाथ में रख देती है। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट 1000 लफ्जों से ज्यादा पावरफुल होता है। जूलियट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसी वक्त साइलो के दूसरे हिस्से में कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो लोग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने वाले हैं। मार्था से मिलने के बाद जूलियट के अंदर एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसका दिमाग कह रहा है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा है कुछ बहुत बड़ा उससे छुपाया गया है। इसी बीच उसके साथ हमेशा की तरह जेरी मौजूद है। ऑफिशियली वो जूलियट का सिक्योरिटी एस्कॉर्ट है, लेकिन असल में वो उस पर नजर रखने के लिए असाइन किया गया है। जूलियट को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगती है। वो जानती है कि अगर उसे सच का पता लगाना है तो सबसे पहले जेरी से छुटकारा पाना होगा, इसलिए वो एक रिस्की प्लान बनाती है। मार्केट में अचानक वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, मुझे हाथ मत लगाओ। पूरा बाजार फौरन जेरी की तरफ देखता है। उन्हें लगता है जेरी मेयर को परेशान कर रहा है। कुछ लोग गुस्से में उस पर टूट पड़ते हैं। एक ही पल में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है, और इसी कियोस्क का फायदा उठाकर जूलियट भीड़ के बीच से गायब हो जाती है। जब सबका ध्यान जेरी पर होता है तब एक औरत चुपचाप जूलियट का हाथ पकड़ती है। ये है सैंडी। वो बिना कुछ समझाए जूलियट को साइलो के एक पुराने और सुनसान हिस्से में ले जाती है। यहाँ कोई कैमरा नहीं है, कोई गार्ड नहीं। अंदर पहुँचते ही जूलियट 2 और लोगों से मिलती है, कैनेडी और डैनी। दोनों उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। जूलियट के लिए ये बिल्कुल अनजान चेहरे हैं। कैनेडी धीरे से कहता है वो इन्हें भूल गई है, लेकिन ये नहीं भूले। ये लाइन सीधा जूलियट के दिल पर लगती है, क्योंकि पहली बार कोई उससे ओपनली कह रहा है कि उसकी यादें सच में बदल दी गई हैं। कैनेडी सीधा मुद्दे पर आता है। वो कहता है उसकी याददाश्त मिटाने के लिए उसे दवाइयाँ दी जा रही हैं। जूलियट के हिसाब से डॉक्टर्स उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कैनेडी के पास प्रूफ था। वो एक पुराना हेलमेट निकालता है। ये वही हेलमेट है जो जूलियट ने बाहर पहना था। हेलमेट के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, 17। जूलियट हैरान रह जाती है, क्योंकि साइलो के सारे ऑफिशियल इक्विपमेंट पर हमेशा 18 लिखा होता है। फिर इस हेलमेट पर 17 क्यों? कैनेडी का कहना है वो साइलो 17 गई थी। जूलियट को कुछ भी याद नहीं। सैंडी जूलियट से उस नोट के बारे में पूछती है जो उसने बाहर स्क्रीन से दिखाया था। क्योंकि वो हैंडराइटिंग जूलियट की नहीं थी तो फिर वो लिखा किसने? अब सवाल सिर्फ जूलियट की मेमोरी का नहीं रहा। अब सवाल ये है कितने साइलॉज हैं और कितने लोग सिस्टम के खिलाफ सीक्रेटली काम कर रहे हैं। कैनेडी का मानना है अगर किसी इंसान के पास जवाब हो सकते हैं तो वो लूकस है, बर्नार्ड का शैडो। इसलिए अगर जूलियट को अपनी यादें वापस चाहिए और सिस्टम का सच भी जानना है तो लूकस को ढूंढना ही होगा। ये इन्फो जूलियट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके पास ज्यादा वक्त नहीं।
इसी वक्त एवेलिन एक गलती कर बैठती है। वो सोचती है कि अथॉरिटीज को इन्फो देने से शायद उसे जूलियट से मिलने का मौका मिलेगा। उसकी इंटेंशन बुरी नहीं होती, लेकिन उसके दिए हुए क्लूज से कमील और रेडर्स को आउटसाइडर के ठिकाने का अंदाजा हो जाता है और कुछ ही मिनट बाद रेडर्स वहां पहुंच जाते हैं। कैनेडी हालात को देखते ही डैनी और सैंडी को सीक्रेट टनल की तरफ भेज देता है, जिसके बारे में अथॉरिटीज को भी नहीं पता। जूलियट भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेडर्स उसे घेर लेते हैं, यानी सच तक पहुंचने का एक और रास्ता उससे छिन गया। इस पूरे सीक्वेंस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हेलमेट नंबर 17। ये सिर्फ एक प्रॉप नहीं, ये प्रूफ है इस बात का कि जूलियट को जो सब दिखाया जा रहा है वो झूठ है, क्योंकि अगर उसने कभी साइलो 17 देखा ही नहीं तो फिर उसके पास उस साइलो का हेलमेट कैसे आया। यानी फिजिकल एविडेंस अब भी एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से एल्गोरिथम चाहे जितनी मेमोरीज इरेज कर दे, सच को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। कभी एक हेलमेट, कभी एक मल्टी टूल, कभी एक नोट, ये छोटी छोटी चीजें ही हिस्ट्री को जिंदा रखती हैं, और शायद इसी वजह से सिस्टम इन ऑब्जेक्ट से भी उतना ही डरता है जितना यादों से। रेडर्स के हाथों पकड़े जाने के बाद जूलियट को सीधा कमील के पास ले जाया जाता है। कमील के चेहरे पर गुस्सा कम और क्यूरियोसिटी ज्यादा है। उसे पता चल चुका है कि जूलियट किसी से मिली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जूलियट ने कितना सच जान लिया है, और इसीलिए इंटेरोगेशन शुरू होती है। कमील सीधा सवाल करती है, कैनेडी क्या चाहता था? जूलियट डिसाइड करती है कि अभी सच बोलना सबसे बड़ी गलती होगी। वो कहती है वो चाहता था कि जूलियट लोगों को बताए कि बाहर जाना सेफ है। इस पर कमील कुछ नहीं बोलती, यानी अब वो जूलियट पर पहले से भी ज्यादा नजर रखेगी। इंटेरोगेशन के बाद जूलियट की मुलाकात एवेलिन से होती है। एवेलिन बहुत एक्साइटेड होती है। उसे लगता है कि उसने अथॉरिटीज की मदद करके सही काम किया। जूलियट ये बात समझ जाती है, अगर वो एवेलिन को सच बताएगी तो सिस्टम उस पर भी शक करेगा, इसलिए वो जानबूझकर उसके साथ रूड बिहेव करती है। एवेलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी हीरो अब उससे नफरत करती है, लेकिन असल में जूलियट उसकी जान बचा रही है। कभी कभी सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ये होता है कि जिस इंसान की आप परवाह करते हैं उसे आप गलत इंसान लगने लगे। बाद में जेरी जूलियट से मिलता है। हमें लगता है वो गुस्से में होगा, आखिर जूलियट की वजह से उसकी पिटाई जो हो गई, लेकिन जेरी का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो कहता है अगर उसे अकेले रहना था तो सीधा बोल देती, पूरे साइलो के सामने उसे विलन बनाने की क्या जरूरत थी। उसके टोन में नाराजगी है, लेकिन नफरत नहीं। यहाँ पहली बार हमें पता चलता है कि जेरी अंधा फॉलोअर नहीं है। वो ऑर्डर्स फॉलो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी जूलियट के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं लग रहा। यही सीन फ्यूचर के लिए एक इम्पोर्टेंट हिंट देता है। हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में जेरी ही जूलियट का अनएक्सपेक्टेड अलाय बन जाए। इसी बीच पॉल को रिपोर्ट मिलती है ऑर्ला का अभी तक कुछ पता नहीं, उसे ढूंढना अभी जारी है। लेकिन जितना ज्यादा टाइम बीत रहा है उतना ही क्लियर होता जा रहा है कि ये नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है। रात को एमी रूटीन चेकअप के लिए आती है। हर दिन की तरह वो जूलियट को मेडिसिन देती है। एमी को लगता है जूलियट बिना किसी डाउट के ये पिल्स खा लेगी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। कैनेडी की बातें, हेलमेट और मार्था का मल्टी टूल, ये सब जूलियट के दिमाग में घूम रहा है। जैसे ही एमी रूम से बाहर जाती है, जूलियट धीरे से अपने मुंह से पिल्स निकालती है और सिंक में फेंक देती है। ये छोटा सा फैसला पूरे एपिसोड का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि पहली बार जूलियट अपनी मर्जी से सिस्टम के कंट्रोल को रिजेक्ट करती है। वो फौरन कैफेटेरिया जाती है। तभी उसके दिमाग में हल्की हल्की फ्लैशेस आने लगती हैं। लूकस का चेहरा, कैफेटेरिया, स्टार्स, बट यादें अभी भी धुंधली हैं, जैसे कोई पजल हो। वहीं रात में एमी उसके कमरे में कुछ चेक करने आती है। उसे सिंक में पिल्स मिलती हैं। उसका चेहरा फौरन सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ गया है जूलियट ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर रही, जबकि कमील एल्गोरिथम से बात करती है। वो बताती है जूलियट की कंडीशनिंग फेल हो रही है। हम जानते हैं रिस्पॉन्स क्या होगा, एक्स्ट्रा मेडिसिन और सिक्योरिटी। नहीं, एल्गोरिथम कुछ और ही सजेस्ट करता है। उसका जवाब सुनकर कमील के होश उड़ जाते हैं। एआई कहता है अगर एक इंसान की यादें कंट्रोल नहीं हो पा रही तो पूरे साइलो की यादें रीसेट कर दो। यही पहली बार विटामिन डी का असली इरादा सामने आता है। ये कोई नॉर्मल सप्लीमेंट नहीं, प्लान ये है इस केमिकल को पानी के सप्लाई सिस्टम में मिला दिया जाए, ताकि धीरे धीरे हर इंसान अपना पास्ट भूलने लगे। न किसी को पुरानी रिबेलियन याद रहेगी, न बर्नार्ड, न जूलियट, न साइलो 17, न बाहर की दुनिया। एक नई जनरेशन, एक नई हिस्ट्री और एक नई रियलिटी। शायद यही रीजन है कि ऑर्ला गायब हुई। उसने पिछले एपिसोड में ध्यान दिया था कि मेडिकल डिपार्टमेंट विटामिन डी के बैरल कुछ ज्यादा ही मंगवा रही है। हो सकता है एआई ने उसे गायब करवा दिया हो।
इस एपिसोड का सेंट्रल थीम सिर्फ यादें नहीं है बल्कि पहचान है। सीरीज बार बार एक ही सवाल पूछ रही है, अगर आपकी यादें छीन ली जाएं, तो क्या आप वही इंसान रहोगे? विक्टर का मानना है यादें दबाना लोगों को बचाता है। हेलन का नजरिया है ये इंसान की आजादी छीन लेता है। एल्गोरिथम कहता है ये सोसाइटी को स्टेबल रखता है। 3 अलग लोग, 3 अलग रीजन, लेकिन मेथड एक ही, मेमोरी कंट्रोल। और जूलियट इन तीनों आइडियोलॉजीज के बीच फंसी हुई एक इंसान है जो सिर्फ एक चीज चाहती है, सच, चाहे उस सच की कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। चलिए बुक और शो के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस एपिसोड में जो डैनियल, शार्लेट, विक्टर, हेलन, एल्गोरिथम, मेमोरी प्रोटोकॉल और विटामिन डी वाली स्टोरी लाइन है, ये बुक्स में इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ये बड़े पैमाने पर टीवी एडेप्टेशन के लिए क्रिएट किया गया है। अगर मेमोरी प्रोटोकॉल की बात करें, शो में दिखाया जाता है कि अथॉरिटीज मेडिसिन और मेमोरी प्रोटोकॉल की मदद से लोगों की यादें मिटा रहा है, लेकिन किताबों में ऐसा कोई मेमोरी प्रोटोकॉल या यादें मिटाने वाला मेडिसिन नहीं है। वहाँ लोगों को कंट्रोल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अथॉरिटीज लोगों की यादें नहीं मिटाती बल्कि उन्हें सच से दूर रखती है। पुरानी हिस्ट्री छुपा दी जाती है, दूसरे साइलोस के बारे में कोई इन्फो नहीं दी जाती, रेलिक रखना इल्लीगल होता है और बचपन से हर इंसान के दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि बाहर की दुनिया सिर्फ मौत है। इसके साथ ही द पैक्ट नाम के कानून, IT डिपार्टमेंट की सर्वेलियंस और क्लीनिंग जैसी चीजों के जरिए लोगों को कंट्रोल में रखा जाता है। यानी बुक्स में सिस्टम लोगों का सच मिटाना नहीं बल्कि उन्हें कभी सच जानने ही नहीं देता, जबकि टीवी सीरीज ने इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाकर मेमोरी प्रोटोकॉल, फेक मेमोरीज और AI एल्गोरिथम जैसी नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, जिससे साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एंगल और भी मजबूत हो गया है। टीवी सीरीज में हेलन ओपनली गवर्नमेंट कवर अप और कॉन्स्पिरेसी की बात करती है, लेकिन बुक्स में हेलन जैसा कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है। इसके बजाय अथॉरिटीज इन्फो पर काफी सख्त कंट्रोल रखती है कि किसी को इन्वेस्टिगेशन करने का मौका ही नहीं मिलता। सीधे शब्दों में कहें तो बुक्स में सिस्टम लोगों से सच इतनी अच्छी तरह छुपा देता है कि उन्हें कभी शक ही नहीं होता। इसी वजह से टीवी सीरीज ने हेलन जैसा कैरेक्टर ऐड किया ताकि हमें कॉन्स्पिरेसी और कवर अप के एंगल को डायलॉग और इन्वेस्टिगेशन के जरिए दिखाया जा सके। बुक में रिबेलियन तब शुरू होती है जब कुछ कैरेक्टर्स धीरे धीरे छुपाए गए सच तक पहुंचने लगते हैं, न कि किसी जर्नलिस्ट के इन्वेस्टिगेशन की वजह से। शो में जूलियट को एक सीक्रेट नोट मिलता है जिसे वो जलाने की कोशिश करती है और इसी वजह से एल्गोरिथम उस पर शक करने लगता है, जबकि किताबों में ऐसा कोई सीन नहीं। वहाँ जूलियट को हिडन इन्फॉर्मेशन किसी गुमनाम नोट के जरिए नहीं मिलती, इसके बजाय वो जॉर्ज की इन्वेस्टिगेशन, पुराने रिकॉर्ड्स, हार्ड ड्राइव्स और IT डिपार्टमेंट के छुपाए गए सीक्रेट के जरिए धीरे धीरे सच तक पहुँचती है। यानी टीवी सीरीज ने मिस्ट्री को और ज्यादा पर्सनल और सस्पेंसफुल बनाने के लिए सीक्रेट नोट्स और मेमोरी क्लूज का कॉन्सेप्ट ऐड किया। शो में मार्था जूलियट को उसको पुराना मल्टी टूल देती है ताकि शायद उसकी दबी हुई यादें वापस आ जाएं, लेकिन बुक्स में ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि वहाँ जूलियट की यादें कभी मिटाई नहीं गई। शो में नॉक्स जूलियट को बताता है कि लूकस बर्नार्ड का शैडो था और उसके पास साइलो के सबसे बड़े सीक्रेट हो सकते हैं, लेकिन बुक्स में ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं होती क्योंकि जूलियट की यादें इरेज ही नहीं होती और वो लूकस को पहले से जानती है। किताबों में लूकस की इम्पोर्टेंस किसी एक डायलॉग से रिवील नहीं की जाती। पहले उसे एक आम कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो स्टार्स देखने का शौकीन है। बाद में बर्नार्ड उसे अपना शैडो बना लेता है और धीरे धीरे रीडर्स को पता चलता है कि वही साइलो के सीक्रेट्स का अगला गार्डियन बनने वाला है, जिसे हम टीवी शो में भी देख चुके हैं। लेकिन सीरीज ने इम्पोर्टेंस को जल्दी एस्टैब्लिश कर दिया, जबकि बुक्स में उसका कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होता है। हेलमेट 17 वाला सीन भी बुक में नहीं होता, टीवी सीरीज ने हेलमेट ऐड किया। मेरे हिसाब से इसके 2 रीजन हो सकते हैं। मेमोरी लॉस स्टोरी लाइन, शो में जूलियट अपनी यादें खो चुकी है, इसलिए राइटर्स को कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट चाहिए था जो उसकी यादों को ट्रिगर करे। हेलमेट उस पर्पस के लिए परफेक्ट प्रॉप बन गया। दूसरा है विजुअल स्टोरी टेलिंग, टीवी पर एक हेलमेट के अंदर लिखा 17 दिखाना बहुत असरदार है। बुक में जूलियट की सोच नरेशन से रिवील होती है, जबकि टीवी को विजुअल क्लू की जरूरत पड़ती है। ये एडेप्टेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ डेस्टिनेशन सेम है, साइलो 17 का सच, लेकिन उस तक पहुंचने का तरीका काफी अलग है। यानी इस एपिसोड तक टीवी सीरीज ने ह्यू होवे की बुक से काफी अलग रास्ता चुन लिया है, इसलिए सीजन 3 एपिसोड 2 के बहुत से सीन्स बुक में इसी फॉर्म में देखने को नहीं मिलते। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।